सुप्रभात बच्चों। हम कक्षा 9वीं में सावले सपनों की याद पाठ का अध्ययन करेंगे। इस कहानी के लेखक जाबिर हुसैन हैं। जाबिर हुसैन का जन्म 1945 में हुआ था। ये एक हिंदी साहित्य में महान लेखक रहे हैं। इन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा गांव में ही शुरू की थी। एक अध्यापक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। जाबिर हुसैन एक बहुत अच्छे बर्ड वॉचर रहे हैं। ये हमेशा पक्षियों की तलाश में देश के हर कोने में घूमते रहते थे। सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमेशा अपने गले में दूरबीन लटकाए रहते थे। तो आज हम सावले सपनों की पाठ का अध्ययन करेंगे। इसमें अध्ययन शुरू करते हैं। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सावले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। लेखक यह कहना चाहता है कि जो जाबिर हुसैन है वे लेखक जो उनको कैंसर हुआ है, ठीक है, और वे अपने अंतिम पल हैं, अंतिम जो समय है उनको बिता रहे हैं। और कहता है कि वे एक इतने अच्छे बर्ड वॉचर हैं कि पक्षियों से प्रेम करना ही उनकी एक कला है, जीवन का एक अहम लक्ष्य है। तो कहता है कि सावले सपनों की याद नामक पाठ में डायरी शैली में सुप्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली के जीवन की हल्की सी झांकी प्रस्तुत की गई है। ये पाठ में बताया गया है, ठीक है। किसका? सालिम अली का वर्णन आता है, ठीक है। सालिम अली का जिक्र आता है किसमें? सावले सपनों की याद में। और यह पाठ जाबिर हुसैन ने इसका लेखन कार्य किया है, ठीक है। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सावले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। कहने का तात्पर्य यह है कि सालिम अली है, उनकी मृत्यु हो गई है और उसे सुनहरे परिंदों यानी कि एक जैसे पक्षी पंख फैलाकर उड़ता है, ऐसे ही उसकी जो अर्थी है ले जाई जा रही है, ठीक है। कहता है कि कोई उसको रोक टोक सके कहाँ संभव, कि अब कौन उनसे बात करेगा। तो यह संभव नहीं है क्योंकि अब उनकी मृत्यु हो गई है। आगे बढ़ते हैं। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं। हुजूम होती है भीड़, हुजूम क्या होती है? भीड़ होती है, ठीक है। आगे आगे चल रहे कौन? सालिम अली। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाई। सैलानी होते हैं मनमोजी, जो अपने आप में मस्त रहते हैं। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। आखिरी पलायन यानी कि चलना, ठीक है। आखिरी बार है वो जा रही है। अब तो वो उन वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो ज़िंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। हरारत होती है गर्मी। कहने का तात्पर्य यह है कि सालिम अली है, ठीक है, वे संरक्षित आ गए हैं। तो वो कहता है कि अब कोई अगर अपने दिल की धड़कन यानी कि अपनी सांसें भी उसको दे तो वह जीवित नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं।
आबसारो होते हैं झरना। आबसारो क्या होता है? झरना। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। मिथक यानी कि संदेह होना, ठीक है। मिथक होता है संदेह होना, ठीक है। तो ये इसमें जो ये नीचे पहरा आया है इसका अध्ययन हमने ऊपर पढ़ लिया है, ठीक है। बीच में जो ये पहरा है इसी का अध्ययन ऊपर हमने कर लिया है। इसी का सार रूप ये इसमें बताया गया है कि जो सालिम अली है लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखे, यही उनकी इच्छा है। सालिम अली की इच्छा क्या थी? कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखे, लेकिन यह उनकी गलती थी। उनका विचार था कि लोग पक्षी जंगल तथा झरनों को प्रकृति की दृष्टि से न देखकर आदमी की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन आदमी पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर रोमांचित नहीं हो सकता। मनुष्य के बारे में सालिम अली का कुछ ऐसा ही अनुभव था। अंतिम पहरा है ये, इसमें यहाँ पर हम चलते हैं। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रची थी और शौक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। शौक होती है चंचल। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुँह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाँव में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज़ करने वाले अंदाज में बसी बजाई थी। बसी यानी कि बांसुरी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीत में हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वंश वादन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि लेखक है ये कहता है कि वृंदावन में हमें नहीं पता कि कृष्ण ने कब रासलीला की थी, कब वहाँ पर गोपियों के साथ नृत्य किया था, कब माखन भरे भांडे फोड़े थे, कब वह दूध दही को अपने मुंह से भर लेता था। हमें नहीं पता, वह तो सिर्फ अंदाज़ा ही बता रहा है। कहता है कि आज भी ऐसा लगता है कि सुबह के समय भीड़ को पार करते हुए हमारे सामने आएगा कौन? श्री कृष्ण और बांसुरी की मधुर ध्वनि से हमें मोहित कर लेगा। शाम को जब उपवन का माली पर्यटकों को कुछ बताता होगा तो ऐसा लगता होगा कि अभी कोई संगीत में जादू यहाँ पर छा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक नीचे तक हमने पढ़ दिया। आगे बढ़ते हैं। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों होती हैं मनमोजी सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन में कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? मिथको होते हैं जो मिथक है, ठीक है, ये होते हैं मिथक संदेह, ठीक है, मन में एक संदेह होना। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को 70 तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। उम्र यानी कि उसकी उम्र 100 साल तक पहुंचने वाली थी, लेकिन वह स्वर्ग सिधार गया, मृत्यु उनकी हो गई थी। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। सालिम अली को कौन सी बीमारी थी? कैंसर। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। कहने का तात्पर्य है कि सालिम अली थे हरदम हर वक्त अपने गले में दूरबीन को लटकाए रहते थे और वह दूरबीन कब उतारी थी? जब उनकी मृत्यु हो गई थी। और जो बीच में पहरा आया है इसी का ऊपर हमने अध्ययन कर लिया। नीचे पढ़ेंगे।
उन जैसा बर्ड वाचर होता पक्षियों की जानकारी रखने वाला या पक्षियों के बारे में बताने वाला। उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन में देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली ज़मीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते थे। कायल होता है काबिल। उनके लिए प्रकृति में हर तरह एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी यानी कि बनाई थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी हद तक मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही है। तहमीना कौन है? सालिम अली की पत्नी है। जो सालिम अली और तहमीना बचपन में स्कूल में पढ़ा करते थे एक साथ। ठीक है। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री के चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी थी। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नई भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? उसने उनकी आंखें कौन बचा है जो अब सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नई भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? कहने का तात्पर्य यह है कि केरल में जो साइलेंट वैली है उसी के पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए वह चौधरी चरण सिंह से मिले थे। ठीक है कि अभी जो यहाँ पर पर्यावरण है जो प्रदूषित होता जा रहा है, ऐसे तो पर्यावरण नष्ट हो जाएगा। पशु पक्षी हैं, ठीक है, वे बेघर हो जाएंगे। इनकी देखरेख के लिए या इनके अच्छे जीवन के लिए कुछ हमें उपाय सूझना होगा, इसलिए वह मिले थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये जो पहरा आया, हाँ ये हमने पढ़ लिया है यहाँ तक, वकालत करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है कि लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहचाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गोरैया उसके बारे में और हम दोनों के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। गोरैया है एक पक्षी होता है ये, ठीक है, नीलकंठ भी हम इसको बोलते हैं। नीला होता, लंबी इसकी चोंच होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गोरैया सारी ज़िंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नरसिंह जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं, सालिम अली तुम लौटोगे ना। कवि अंत में कहता है कि सालिम अली ने फॉल ऑफ ए स्पैरो नाम की अपनी आत्मकथा लिखी है। सालिम अली जी इसमें कहते हैं कि डॉक्टर H. लॉरेंस की याद आती है, जिसकी मृत्यु के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से बातचीत की।
उनकी पत्नी ने कहा कि पति के प्रेम को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। उनका जीवन खुली किताब के समान था, जिसे उनकी मकान की छत पर बैठने वाली गोरैया उसे अच्छी तरह जानती है। यह खुले तथा सादे दिल का आदमी था। कौन? फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया। हाँ, ये लॉरेंस, ठीक है, DH लॉरेंस है, ठीक है, एक बहुत ही खुले दिल का व्यक्ति था। आगे वो कहता है कि गोरैया ही उनको नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। एक विशेष स्थान पाने के बाद भी उनका विश्वास एक पल के लिए भी नहीं डगमगाया था। वह प्रकृति के सौंदर्य को देखकर बहुत ही खुश होते थे। फिर अंत में कवि कहता है कि जो सालिम अली है अंतिम यात्रा में न जाकर पक्षियों की खोज में गए हैं। तो इसमें ये कहता है कि वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए हैं, ये तो पक्षियों की खोज में गए हैं और वे जल्दी ही लौटेंगे। लेखक भी यही चाहता है कि लेखक भी यही चाहता है कि वह मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए हैं, वे पक्षियों की खोज में आए हैं और वे लौटकर वापस आएंगे। यही सोचकर लेखक की आंखें हैं नम हो जाती हैं। यहाँ पर हमारा पाठ है वो संपूर्ण हो गया। इसका अध्ययन हमने अच्छे से किया है। ठीक है, धन्यवाद।